गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट। आज हम सोशल साइंस के पॉलिटिकल में चैप्टर नंबर 3 का रिवीजन देखेंगे। इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स, चुनावी राजनीति। In chapter 1 we have seen that in a democracy it is neither possible nor necessary for people to govern directly। हमने लेसन नंबर 1 में देखा कि लोकतंत्र के लिए यह न तो संभव है न ही जरूरी कि लोग सीधे शासन करें। हमारे समय में लोकतंत्र का सबसे आम स्वरूप लोगों द्वारा अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन चलाने का था। इस अध्याय में हम देखेंगे कि किसी लोकतंत्र में प्रतिनिधियों का चुनाव कैसे किया जाता है। तो फर्स्ट पॉइंट इज व्हाई इलेक्शन, चुनाव क्यों। The time is after midnight. An expectant crowd sitting for the past 5 hours in a chalk of the town is waiting for its leader to come. आधी रात के समय उत्सुक भीड़ शहर के चौराहे के पास पिछले 5 घंटों से अपने नेताओं के आने का इंतजार कर रही थी। आयोजक भीड़ को बार बार भरोसा दिला रहे थे कि नेता बस अब आने ही वाले हैं। जब भी कोई गाड़ी पास से गुजरती तो लोग अपने नेता को देखने की उम्मीद में उठ खड़े होते। उन्हें लगता कि नेताजी आ गए। यह नेता है श्री देवीलाल, हरियाणा संघर्ष समिति के प्रमुख, जो कि गुरुवार की उस रात करनाल में भाषण देने आने वाले थे। 76 वर्ष के इस नेता को आजकल जरा से भी फुर्सत नहीं थी। उनका राजनीतिक कार्यक्रम सुबह 8 बजे से शुरू होकर रात 11 बजे तक चलता था। This newspaper report is about the state assembly election in Haryana in 1987. The state had been ruled by the Congress party lead government since 1982. Chaudhary Devilal, then an opposition leader, led a movement called Naya Yudh, struggle for justice, and formed a new party, Lok Dal. His party joined other opposition party to form a front against the Congress in a election। राज्य में 1982 से कांग्रेस पार्टी की अगुवाई वाली सरकार थी। तब विपक्ष के एक नेता चौधरी देवीलाल ने न्याय युद्ध नामक आंदोलन का नेतृत्व किया। लोक दल नामक अपनी नई पार्टी का गठन किया। उनकी पार्टी ने चुनाव में कांग्रेस के खिलाफ, अन्य विपक्षी दलों में कांग्रेस के खिलाफ मिलाकर एक मोर्चा दिया। इस तरह के जो इलेक्शन क्यों हमारे इंडिया में जरूरी है, तो जो इस तरह की स्थिति होती थी या इलेक्शन में क्या क्या काम किए जाते थे, लोग किस तरह से सक्रिय होकर उसमें अपनी भूमिका निभाते थे, ऑल ओवर हम इस लेसन में देखेंगे। अवर फर्स्ट पॉइंट इज व्हाई डू वी नीड इलेक्शन। हमें जो इलेक्शन होता है, चुनाव होती है, उसकी जरूरत क्यों होती है। इलेक्शन टेक प्लेस रेगुलरली इन एनी डेमोक्रेसी। किसी भी लोकतंत्र में नियमित अंतराल पर चुनाव होते हैं। दुनिया के 100 से अधिक देश ऐसे हैं जहां जनप्रतिनिधियों को चुनने के लिए चुनाव होते हैं। हम यह भी जानते हैं कि अनेक ऐसे देश हैं जो लोकतांत्रिक नहीं हैं, वहां भी चुनाव होते हैं। पर हमें चुनावों की जरूरत क्यों होती है। आइए बिना चुनाव वाले लोकतंत्र की कल्पना करें। अगर सारे लोग रोज साथ बैठे और सारे फैसले मिलजुल कर लें, तब बिना चुनाव लोगों के शासन संभव नहीं है। लेकिन जैसा हमने लेसन नंबर 1 में देखा, किसी भी बड़े समुदाय के लिए ऐसा करना संभव नहीं है। ना ही यह संभव है कि किसी के पास हर मामले पर फैसला करने का समय या ज्ञान हो। तो फर्स्ट क्या करते हैं वो लोग, दे कैन चूज हु विल मेक लॉज फॉर देम। वे अपने लिए कानून बनाने वाले का चुनाव कर सकते हैं। दे कैन चूज हु विल फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड टेक मेजर डिसीजंस। वे सरकार बनाने और बड़े फैसले करने वाले का चुनाव भी कर सकते हैं। दे कैन चूज द पार्टी हुज पॉलिटिक्स विल गाइड द गवर्नमेंट एंड लॉ मेकिंग। वे सरकार और उसके द्वारा बनने वाले कानूनों का दिशा निर्देश करने वाली पार्टी का चुनाव भी कर सकते हैं। इसलिए जो हमारे एक डेमोक्रेटिक कंट्री है उसमें इलेक्शन है वो जरूरी होते हैं। व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक। चुनाव को लोकतांत्रिक मानने के क्या क्या अधिकार हैं। First, everyone should be able to choose. This means that everyone should have one vote and every vote should have equal value. पहला यह कि हर किसी को चुनाव करने की सुविधा हो, यानी हर किसी को मताधिकार हो और हर किसी के मत का समान मोल हो, अर्थात वैल्यू एक जैसी हो। Second is there should be something to choose from.
Parties and candidates should be free to contest election and should offer some real choice to the voters. चुनाव में विकल्प उपलब्ध हो, पार्टियों और उम्मीदवारों को चुनाव में उतरने की आजादी हो और वे मतदाताओं के लिए विकल्प पेश कर सकें. Third one is the choice should be offered at regular intervals. Election must be held regularly after every few years. Third one is चुनाव का अवसर नियमित अंतराल पर मिलता रहे. नए चुनाव कुछ वर्षों में जरूर कराए जाने चाहिए. Fourth is the candidates preferred by the people should get elected. लोग जिसे चाहें उसे वह चुन सकते हैं. Fifth is election should be conducted in a free and fair manner where people can choose as they really wish. चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से कराए जाने चाहिए जिससे लोग सचमुच अपनी इच्छा से व्यक्ति का चुनाव कर सकें. तो दिस इज द पॉइंट व्हाट मेक्स इलेक्शन डेमोक्रेटिक. इस तरह के जो कार्य है उससे जो इलेक्शन है, चुनाव है, उसको वह लोकतांत्रिक बना सकता है. इज इट गुड टू हैव पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन. जो क्या राजनीतिक प्रतिद्वंदी अच्छी चीज है. Election are thus all about political competition. This competition take various form. The most obvious form is the competition among political parties. चुनाव का मतलब राजनीतिक प्रतियोगिता या प्रतिद्वंदिता नहीं है. यह प्रतियोगिता कई तरह के रूप ले सकती है. निर्वाचन क्षेत्रों में इसका स्वरूप उम्मीदवारों के बीच प्रतिद्वंदिता का हो जाता है. अगर प्रतिद्वंदिता नहीं रहे तो चुनाव बेईमान हो जाएंगे. हमारे संविधान निर्माताओं इन समस्याओं के प्रति सचेत हैं. फिर भी उन्होंने भविष्य के नेताओं के लिए मुक्त चुनावी मुकाबले का ही चयन किया है. उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि दीर्घकालिक रूप से ही व्यवस्था बेहतर काम करती है. एक आदर्श दुनिया से भी सभी राजनीतिक नेताओं को मालूम होता है कि लोगों का हित किन चीजों में है तथा ये सभी नेता लोगों की सेवा की प्रेरणा से ही राजनीतिक में आते हैं. पर असल जीवन में ऐसा नहीं है. दुनिया भर के सभी नेताओं को अन्य पेशों के लोगों के समान आगे बढ़ने की, अपने करियर बनाने की चिंता होती है. वे सत्ता में बने रहना चाहते हैं या अपने लिए बड़ी बड़ी कुर्सी और ज्यादा से ज्यादा अधिकार पाना चाहते हैं. संभव है कि उनके अंदर लोगों की सेवा करने की भावना भी हो तो पर सिर्फ इस भावना के भरोसे चीजों को छोड़ना जोखिम का काम है. यह भी संभव है कि उनके अंदर लोगों की मदद करने की भावना हो पर उन्हें यह मालूम ही न हो कि यह काम कैसे किया जाता है. तो इस तरह जो चुनावी प्रक्रिया है वह एक सिस्टमैटिक ढंग से हमारे इंडिया में पूरी होती है. नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट इज अवर सिस्टम ऑफ इलेक्शन. चुनाव की हमारी प्रणाली क्या है. कैन बी से दैट इंडियन इलेक्शन आर डेमोक्रेटिक. क्या हम कह सकते हैं कि जो चुनाव है भारत देश में वह लोकतांत्रिक है. इस सवाल का जवाब देने के लिए हमें आगे की जो पॉइंट्स है वो देखना पड़ेगा. इलेक्ट्रिकल कॉन्स्टिट्यूशंस, चुनावी क्षेत्र. आपने पढ़ा है कि हरियाणा के लोगों ने 90 विधायकों का चुनाव किया. संभव है आपने सोचा हो कि उन्होंने ऐसा कैसे किया होगा. क्या हरियाणा का हर व्यक्ति सभी 90 विधायकों के लिए वोट देता है. शायद आपको मालूम हो कि ऐसा नहीं होता. अपने देश में हम क्षेत्र विशेष पर आधारित प्रतिनिधित्व की प्रणाली से काम करते हैं. चुनाव के उद्देश्य से देश को अनेक क्षेत्रों में बांट लिया जाता है. इन्हें निर्वाचन क्षेत्र कहा जाता है. इस क्षेत्र में रहने वाले मतदाता अपने एक प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं. लोकसभा चुनाव के लिए देश को 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है. अर्थात 543 जो है वो स्पॉट है. इलेक्शन आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र. रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूशंस अर्थात जो निर्वाचन क्षेत्र है वह अवर कॉन्स्टिट्यूशन इंटायर्स एवरी सिटीजन टू इलेक्ट हर हिज रिप्रेजेंटेटिव एंड टू बी इलेक्टेड एज अ रिप्रेजेंटेटिव. हमारा संविधान प्रत्येक नागरिक को अपना प्रतिनिधि चुनने और जनप्रतिनिधि के तौर पर चुने जाने का अधिकार देता है. लेकिन हमारे संविधान निर्माताओं को चिंता थी कि संभव है खुले चुनावी मुकाबलों में कुछ कमजोर समूहों के
लोग लोकसभा और विधानसभाओं में पहुंच नहीं पाएंगे। संभव है कि चुनाव लड़ने और जीतने लायक जरूरी संसाधन, शिक्षा और संपर्क उनके पास हो ही नहीं। संसाधनों वाले प्रभावशील लोग उनको चुनावी जीतने से रोक भी सकते हैं। इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने कमजोर वर्गों के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र की विशेष व्यवस्था दी गई है। इसी कारण कुछ चुनाव क्षेत्र अनुसूचित जातियों के लोगों के लिए आरक्षित हैं, तो कुछ क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए भी सुरक्षित हैं। आप लेसन के कुछ पॉइंट्स मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, उसके बाद आप जो एक्सरसाइज है वह आप देखिए। उसके बाद जो क्वेश्चंस हैं, मैच द फॉलोइंग, ये सब मैं आपको पीडीएफ के थ्रू भेज दूंगी और ये सब आपके बुक में इजीली अवेलेबल है, तो आपको सिर्फ एक बार रिवाइज करना है। तो आप प्लीज इसे रिवाइज कर लीजिए, लेसन नंबर 3। थैंक यू।